बिहार की राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में अब जांच की सुई शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष चंद्रवंशी उर्फ मनीष रंजन पर टिक गई है। पुलिस अब न केवल छात्रा की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी है, बल्कि उस शख्स के अर्श से फर्श तक पहुंचने के सफर को भी खंगाल रही है, जिसकी इमारत में यह खौफनाक वारदात हुई है। हर गलत करने वाला और हमारी बेटियों के साथ इस तरह से जिन लोगों का कुकृत आया है, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। ये अपराधी यदि इसमें संलिप्त है तो जरूर कार्रवाई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। जांच में जो खुलासे हुए हैं वो हैरान करने वाले हैं। 5 जनवरी को छात्रा ट्रेन से जहानाबाद से पटना आई थी। जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर छात्रा के पिताजी छोड़ने आए थे। छात्रा का मोबाइल लोकेशन उस दिन जहानाबाद से पटना की ओर बताया गया, जबकि मामले में गिरफ्तार शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन का भी मोबाइल लोकेशन उस दिन जहानाबाद से पटना की ओर आने का है। जांच टीम इस दिशा में छानबीन कर रही है कि मनीष का उसी दिन जहानाबाद से पटना आना एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी। मनीष मूल रूप से जहानाबाद जिले का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लिया जाएगा। बता दें कि नीट की तैयारी करने वाली जहानाबाद की छात्रा की मौत के मामले में एसआईटी रविवार को राजेंद्र नगर रोड नंबर 1 स्थित प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल पहुंची। छात्रा के अस्पताल में भर्ती होने से डिस्चार्ज तक के कागजातों को देखा, इसे जब्त कर लिया गया है। डॉक्टरों के इलाज के तरीकों की जांच भी विशेषज्ञों से कराई जाएगी। डॉक्टरों से भी लगभग 1.5 घंटे तक पूछताछ की गई है। एसआईटी ने मृतका के परिजनों के आरोप पर भी छानबीन की। पूछताछ में डॉक्टरों ने बताया कि 6 जनवरी को छात्रा को बेहोशी की हालत में लाया गया था। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। अस्पताल प्रशासन का कहना था कि सभी प्रोटोकॉल अपनाए गए थे। परिजनों को आईसीयू में जाने की इजाजत दी गई थी। परिजनों की इच्छा के अनुसार ही दूसरे अस्पताल में रेफर भी किया गया था। फोरेंसिक टीम ने छात्रा के कमरे की बारीकी से जांच भी की है। नमूने भी लिए गए हैं। छात्रा के कपड़े की जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। तो आपको बता दें कि सहज अस्पताल में भी पुलिस गई थी छानबीन के लिए। मृतका का प्रारंभिक उपचार राजेंद्र नगर स्थित सहज अस्पताल में किया गया था। वहां भी पुलिस ने रविवार को डॉक्टरों से पूछताछ की थी। डॉक्टरों ने बताया कि 6 जनवरी की दोपहर छात्रा को बेहोशी की अवस्था में अस्पताल लाया गया था। अस्पताल में आईसीयू की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई थी। डॉक्टरों ने छात्रा को प्रारंभिक उपचार व जरूरी दवाइयां देकर रेफर कर दिया था। बताते चले कि मनीष रंजन मूल रूप से जहानाबाद जिले का रहने वाला है। साल 2020 में वो पटना आया था और एक निजी अस्पताल में महज 15,000 रुपए महीने की सैलरी पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी ग्रुप डी के तौर पर काम करता था। लेकिन महज 5 साल के भीतर मनीष आज पटना और जहानाबाद में करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन बैठा है। जांच एजेंसियों के अनुसार मनीष की किस्मत कोरोना महामारी के दौरान पलटी थी। जब देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी, तब उसने एक ऑक्सीजन सप्लाई एजेंसी शुरू की। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस बिजनेस के लिए शुरुआती पैसा कहां से आया और क्या ये सप्लाई सरकारी थी या निजी। इसके बाद उसने रियल एस्टेट में कदम रखा। जिस शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा बेहोश मिली, वो मनीष की ही करोड़ों की बिल्डिंग में चल रहा था। तो पुलिस के मुताबिक जिस जमीन पर हॉस्टल बना है वो विवादित है और उसके कागजात संदिग्ध है। इतना ही नहीं, मनीष के पास 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों जहानाबाद का मखदुमपुर और पटना का कुम्हरार उसके वोटर आईडी भी मिली है, जो कानूनन अपराध है। वो अपने गांव से मुखिया का चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा था। बता दें कि मनीष का रिकॉर्ड पहले से ही दागदार रहा है। उसके खिलाफ शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला दर्ज है,
जिसमें एक युवक घायल भी हो गया था। तो छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया। रिपोर्ट के अनुसार छात्रा ने मौत से पहले करीब 1.5 से 2 घंटे तक संघर्ष किया। उसके शरीर और प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोट के निशान मिले, जिससे गैंगरेप की आशंका जताई जा रही है। 4 दिनों तक इसे सुसाइड बताने वाली पुलिस अब हत्या और बलात्कार के एंगल से मनीष रंजन की भूमिका की जांच करनी शुरू कर दी है। बता दें कि नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म और संदिग्ध मौत का मामला अब पूरे राज्य में गहरी नाराजगी और आक्रोश का विषय बन चुका है। घटना की गंभीरता और आरोपियों के प्रति कार्रवाई की धीमी रफ्तार को लेकर लोग सरकार से सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच राजद नेत्री और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट कर बिहार सरकार पर तीखा हमला किया और आरोपियों की गिरफ्तारी और साक्ष्यों की सुरक्षा को लेकर कई अहम सवाल उठाए हैं। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट में स्पष्ट रूप से कहा है कि पूछता है बिहार, कब होंगे आरोपी गिरफ्तार? सवालों पर गौर फरमाए बिहार सरकार। पटना हॉस्टल रेप कांड के मामले में ना तो अभी तक हॉस्टल संचालक अग्रवाल दंपति की गिरफ्तारी हुई, ना ही अग्रवाल दंपति के आरोपी पुत्र की गिरफ्तारी हुई है, ना ही साक्ष्यों के साथ आपराधिक छेड़छाड़ करने वाले, साक्ष्यों को मिटाने वाले प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश की गिरफ्तारी हुई है, ना ही अब तक प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल सील किया गया है। जांच चल रही है या लीपापोती या फिर रसूखदार आरोपियों को बचाने की कवायद जारी है। अंत में बड़ा सवाल है कि अपने बिहार में जहां आज मां बहन बेटियों का हो रखा जीना मुहाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां बलात्कार और हत्या के आरोपियों को साक्ष्यों सबूतों को मिटाने, मामले को मैनेज करने के लिए समय दिए जाने की सुविधा की जा रही बहाल? तो रोहिणी आचार्य ने यह बड़ा सवाल दाग दिया है सरकार की कार्यशैली पर। रोहिणी आचार्य का कहना है कि बिहार में सवाल उठ रहा है कि आखिर कब आरोपी गिरफ्तार होंगे। उन्होंने पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल रेप कांड में हॉस्टल संचालक अग्रवाल दंपति की गिरफ्तारी न होने पर सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही उन्होंने अग्रवाल दंपति के पुत्र की गिरफ्तारी भी नहीं होने की बात उठाई है। रोहिणी ने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले में प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश ने साक्ष्य मिटाने और आपराधिक छेड़छाड़ की कोशिश की, फिर भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि अस्पताल को अब तक सील क्यों नहीं किया गया है। रोहिणी आचार्य ने बिहार सरकार से पूछा है कि क्या जांच चल रही है या फिर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि क्या सरकार रसूखदार आरोपियों को बचाने की कवायद कर रही है। उनका तर्क था कि यदि आरोपियों को साक्ष्य मिटाने और मामले को मैनेज करने का समय दिया जा रहा है तो ये प्रदेश में कानून व्यवस्था की सच्ची तस्वीर नहीं दिखाता है। उन्होंने कहा है कि बिहार में आज मां बहन बेटियों का जीना मुहाल है। ऐसे में क्या सरकार आरोपियों को बचाने के लिए समय दे रही है या उन्हें संरक्षण दे रही है? अब इस ट्वीट के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। विपक्ष ने इसे सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़ा हमला माना है। विपक्ष का कहना है कि अगर सचमुच जांच निष्पक्ष हो रही है तो आरोपियों की गिरफ्तारी में देर क्यों हो रही है? क्या सरकार पर दबाव है या सरकार खुद आरोपियों को बचाने में जुटी है? ऐसे सवालों ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन ने इस मामले को लेकर कहा है कि जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर तफ्तीश की जा रही है। एसआईटी की टीम ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है और कई जगहों पर छानबीन भी की जा रही है। तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने नीट छात्रा मौत मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी लोग इस मामले में शामिल है उन पर कार्रवाई होगी और संचालन करने वाले पर भी उंगली उठ रही है, वे भी बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा है कि बिहार में कानून का राज स्थापित होगा और कानून तोड़ने वालों को सबक सिखाया जाएगा। विजय कुमार सिन्हा ने पटना पुलिस की भूमिका पर भी जवाब दिया है और कहा है कि उन्होंने सुधार किया है और डीजीपी से बात की है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एसआईटी का गठन किया गया है और पटना आईजी जितेंद्र राणा जांच की समीक्षा कर रहे हैं। जहानाबाद में साफ शब्दों में हमने कहा है जो भी लोग संलिप्त हैं कार्रवाई हुई है और पूरी जांच के बाद संचालन करने वाले पर भी उंगली उठ रहा है, वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। हर गलत करने वाला और हमारी बेटियों के साथ इस तरह से जिन लोगों का कुकृत्य आया है
ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। पूरी तरह से बिहार में कानून का राज स्थापित होगा और कानून तोड़ने वाले को सबक सिखाने की पूरी जिम्मेवारी सरकार कर रही है। भ्रष्टाचार को लेकर पटना पुलिस की भूमिका को कैसे देखते हैं, जिस तरीके से पटना पुलिस का पहले कहा था? नहीं, उन्होंने सुधार किया है और ये मानसिकता हड़बड़ी में हमने डीजीपी साहब से भी बात किए हैं। डीजीपी ने भी कहा कि पूरी चीज को गंभीरता से ले रहे हैं और कोई भी लापरवाही, गैर जिम्मेदारी बिना त्वरित जांच के नहीं होनी चाहिए। सरकार सजगता से मॉनिटरिंग कर रही है। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी का भी बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने भी कहा है कि बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। नीट की छात्रा की हत्या में एसआईटी के गठन को लेकर बड़ा बयान आया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि एसआईटी का गठन हो चुका है, पुलिस कार्रवाई कर रही है और खुद डीजीपी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि मैं आश्वासन देता हूं, अगर इसमें दोषी होंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस लगातार समीक्षा कर रही है। उच्च स्तरीय टीम बनाई गई है और आपने देखा होगा डीजीपी साहब स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसलिए कोई अपराधी बचेगा नहीं। इतना श्योर करता हूं कि अपराधी यदि इसमें संलिप्त है तो जरूर कार्रवाई होगी। अब इसे लेकर के भागवत शर्मा है, सवर्ण सेना के नेता है, उन्होंने भी लगातार इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और हमला बोला है सरकार पर, डीजीपी की कार्यशैली पर। उन्होंने कहा है कि डीजीपी साहब नीलम अग्रवाल का ड्रगिस्ट बेटा आशु अग्रवाल और श्रवण अग्रवाल को गिरफ्तार कीजिए, थाना प्रभारी रोशनी कुमारी को सस्पेंड कीजिए। डीजीपी साहब आपसे ही न्याय की उम्मीद है। जब वो बच्ची घर से जब आई थी और अपने हॉस्टल में गई थी, उस दिन सर हॉस्टल में मात्र 3 से 4 बच्चियां ही मौजूद थी उस दिन। और उसी दिन देर रात उस बच्ची को कहीं पे जबरन उठा के ले जाया गया है। श्रवण अग्रवाल जो हॉस्टल संचालक है, नीलम अग्रवाल और उस बिल्डिंग का ऑनर मनीष रंजन, ये तीनों का पुराना रैकेट है। ये लोग रैकेट चलाते हैं, देह व्यापार में भी ये लोग पहले से संलिप्त रहे हैं। और जो बच्ची पहले अटेम्प्ट में नीट की परीक्षा पास की है, सर उस बच्ची को बीडीएस मिल रहा था, डेंटल मिल रहा था, फिर भी बच्ची एमबीबीएस करने के लिए उसने छोड़ दिया कि एमबीबीएस हम करेंगे। आप गांव में जाइए सर, उस बच्ची की तारीफ पूरा इलाका करता है। और उस बच्ची को सर इन लोगों ने दुष्कर्म करके, सामूहिक दुष्कर्म करके, सर आप इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखेंगे, उस बच्ची के साथ सामूहिक सर बलात्कार हुआ है। और उसके बाद जब उस बच्ची की स्थिति खराब हुई है तो आपाधापी में प्रभात मेमोरियल अस्पताल में एडमिट कराया गया है। और हॉस्टल संचालकों ने इनके परिजन को मैनेज करने के लिए 10 लाख 15 लाख ऑफर दिया। और इन लोगों ने जब मना किया कि मुझे नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, और जब वहां पे हल्ला हंगामा हुआ तो उन लोगों ने डॉक्टर सतीश से, जो प्रभात मेमोरियल अस्पताल जो डॉक्टर स्वर्गीय प्रभात के नाम पे है, उनकी छवि को इस डॉक्टर सतीश ने धूमिल किया, उस महामानव की छवि को खराब किया। और सर इसने पैसे लेकर के वहां की गायनी के डॉक्टर को समझाया बुझाया और इन लोगों ने यह शो करने की कोशिश की कि इस बच्ची के साथ कुछ नहीं है। परिजनों को डराया, धमकाया, धक्का दिया और इसने यह कहा डॉक्टर सतीश ने कि तुमको जो करना है कर लो। बच्ची सर जब होश में आई, सर उसकी माँ जब बगल में बैठी थी तो बच्ची हाथ पकड़ के अपनी माँ से रो रही थी, कह रही थी कि मेरे साथ गलत हुआ है। और इन डॉक्टरों ने क्या किया कि आनंद फानंद में माँ बेटी को अलग कर दिया, परिजनों को अलग कर दिया। सर माँ को बात नहीं करने दिया है बेटी से और एक गलत इंजेक्शन लगाया। बच्ची उस समय जो कोमा में गई दोबारा उठी नहीं गई। डॉक्टर सतीश कौन? डॉक्टर सतीश प्रभात मेमोरियल अस्पताल में वो का मैनेजमेंट, उसका वहाँ का ऑनर कहिए, एचओडी नहीं है, वहाँ का संचालक वो है, मैनेजमेंट वही दिखता है। ये बताइए, पटना के एसएसपी ने भी बयान जारी किया है, गायनोकोलॉजिस्ट के बयान के आधार पर जो है हम लोगों ने बयान दिया था। सर तो ये गायनोकोलॉजिस्ट कहाँ की है? क्या निजी अस्पताल की वो डॉक्टर थी जिसके आधार पर पुलिस ने बयान दे दिया? बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर सतीश ने उस गायनी के डॉक्टर को जैसे गाइड किया उसने वैसे ही इसमें डॉक्टर माफ कीजिएगा, रोशनी जो चित्रगुप्त नगर की थाना प्रभारी है, इन सारे लोगों को सर जब गिरफ्तार किया जाएगा, सर मुझे यह समझ में नहीं आता है कि पटना के एसएसपी साहब, आप पटना के एसएसपी हैं, आपकी जिम्मेदारी पूरे पटना की है, आप कैसे प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर के स्टेटमेंट में आपने कैसे पीसी कर दिया?
और पूरे बिहार को कैसे बताने की कोशिश की कि उस बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ? कैसे आप पट्टा के एसएसपी हैं? वहीं आपको बता दें कि पटना में मेडिकल की पढ़ाई कर रहने वाली शंभू गर्ल्स हॉस्टल की छात्रा गायत्री कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, और इस मामले में पटना का डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल संदिग्ध घेरे में है, क्योंकि इसी अस्पताल के द्वारा छात्रा का मेडिकल रिपोर्ट पहले दिया गया था, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी यौन हिंसा की बात नहीं की गई थी। मगर छात्रा की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा की बात सामने आई, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट चुकी है। अब अस्पताल के समर्थन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी उतर गया और अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर सतीश को बचाने के लिए डीजीपी को पत्र भी लिख डाला है। डीजीपी को पत्र लिखा है, उसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि हॉस्पिटल की सुरक्षा और उनके सीएमडी डॉक्टर सतीश कुमार को सुरक्षा पुलिस प्रदान करे। हालांकि लोगों का मानना है कि मामले में तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह की घटनाओं में समय महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि देर होने पर साक्ष्यों का नष्ट होना, गवाहों का डर जाना और आरोपियों का पल्ला बचाना आसान हो जाता है। रोहिणी आचार्य के सवाल इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि क्या प्रशासन समय पर कार्रवाई कर रहा है या किसी प्रकार की राजनीति या सुखदार प्रभाव की वजह से कार्रवाई धीमी हो रही है। तो बिहार के समाज में इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा और सरकार की भूमिका पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर राज्य की राजधानी में एक छात्रा के साथ ऐसी भयावह घटना हो सकती है, तो आम नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस तरह से पूरी हो रही है। इसके साथ ही ये भी सवाल उठता है कि क्या राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि अपराधी सजा से बचने के लिए साक्ष्यों को मिटाने और मामले को दबाने की कोशिश भी कर सकते हैं। इन सब के बीच प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो निष्पक्ष और तेज जांच कर आरोपी लोगों को जल्द गिरफ्तार करे और साक्ष्यों को सुरक्षित रखे। साथ ही राज्य सरकार को ये भरोसा देना होगा कि कोई भी आरोपी, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून के आगे बराबर है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बिहार में कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर भरोसा टूट सकता है। तो आखिर में रोहिणी आचार्य के सवालों ने बिहार सरकार को यह संदेश दिया है कि जनता अब सिर्फ आश्वासन नहीं चाहती है, बल्कि तेज और निष्पक्ष कार्रवाई चाहती है। इस मामले में न्याय की मांग बढ़ती जा रही है और अगर आरोपी समय रहते पकड़े नहीं गए तो ये घटना बिहार के लिए एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संकट बन सकती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।